कैसे हो दोस्तों। राजस्थान सेवा नियम की यात्रा में दोस्तों आप सबका स्वागत है। दोस्तों राजस्थान सेवा नियम अपन पढ़ रहे हैं और राजस्थान सेवा नियम में अपन ने नियम संख्या 110 तक पढ़ लिया। लेकिन दोस्तों अपन इससे आगे अपन एक एक नियम को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आपकी एक क्वेश्चन है पीछे का अवधि अवकाश के संबंध में पहले वो कराऊंगा क्योंकि आपको इंतजार ना करना पड़े। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो अपन मैं पीछे की क्लास का एक डाउट है वो लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको जितनी भी स्लाइड्स हैं वो फेयर नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए उपलब्ध कराऊंगा। फिर उसके बाद में अपन आगे एक एक करके नियम को समझेंगे। और दोस्तों आज अपन 116 तक नियमों को पहुंचा देंगे। तो दोस्तों अब अपन एक एक पॉइंट पे अपन बातें करें। उससे पहले दोस्तों अवधि अवकाश अगर किसी भी दोस्त को समझ में नहीं आया तो वापस समझ लें। एक दोस्त की कंप्लेंट आई थी तो दोस्तों मैं एक दोस्त ने पूछा था तो मैं आपको वापस से समझा रहा हूँ अवधि अवकाश। और अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा से समझ ले दोस्तों। आपके लिए ये अवसर है। सबसे पहले दोस्तों अवधि अवकाश को समझिएगा। दोस्तों मैंने क्या कहा था वहां पे क्या किया था मेरे को ध्यान नहीं है। कुछ गलत बोल गया हूं तो क्षमा चाहूंगा लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है भाई मानव हूं मैं भी भूल हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों अवधि अवकाश के संबंध में दोस्तों पहली बात तो अवधि अवकाश है क्या आपको सीधे शब्दों में सरल भाषा में एग्जाम ओरिएंटेड समझा रहा हूं दोस्तों। वैसे तो राजस्थान नियम सेवा नियम बहुत लंबे चौड़े हैं पूरे एक एक अगर नियम अपन पढ़े हैं सारे नियम जो अपने सिलेबस में नहीं है। बहुत सारा अपने सिलेबस में तो एक छोटा सा पार्ट है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर अपन पूरे नियम समझते हुए चले ना तब तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आए। लेकिन दोस्तों अपने को तो अपने सिलेबस को अकॉर्डिंग चलना है तो दोस्तों मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड समझा रहा हूँ। तो दोस्तों ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत आवश्यकता नहीं है अवधि अवकाश। दोस्तों ये कब मिलेगा। सबसे पहले तो अपने को ये पता होनी चाहिए जब खाते में अवकाश क्या नहीं हो शेष नहीं हो। जब दोस्तों किसी व्यक्ति के खाते में अवकाश शेष नहीं हो सभी उपार्जित अवकाशों का उपयोग भी उसने पहले कर लिया है या फिर वो अवकाश उपार्जित उसने किए ही नहीं वो समय समय पर अपने अवकाशों का उपयोग करता रहा अर्धवेतन अवकाशों का भी वो समय समय पे उपयोग करता रहा तो उसके अकाउंट में अब कोई अवकाश शेष नहीं है सामान्य अवकाश शेष नहीं है। चिकन मेडिकल अवकाश भी शायद वो पहले ले चुका। मतलब कहने का मतलब ये उसके अवकाश के खातों में जो उपार्जित अवकाश और जो जुड़ते चलते हैं ना जुड़ते चलते हैं जो भी अवकाश उसके खाते में अगर वो उपयोग नहीं करता तो इकट्ठे होते चले जाते हैं ऐसे अवकाश अगर उसके खाते में नहीं है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या ले सकता है अदेय अवकाश ले सकता है। अदेय अवकाश क्या होते हैं किस आधार पे दिए जाते हैं ये दोस्तों अर्ध वेतन दोस्तों अर्ध वेतन अवकाशों के आधार पे दिए जाएंगे जो भविष्य में अर्जित करेगा। एक तरह से दोस्तों ये एडवांस अर्ध वेतन अवकाश जो भविष्य में अर्जित करेगा उनका एडवांस में वो अवकाश मिलते हैं। अर्ध वेतन अवकाशों का एडवांस में मिलना अर्जित करने से पहले ही अवकाश मिलने को ही अदेय अवकाश कहते हैं। सीधे शब्दों में ये समझना जो भविष्य में अर्जित करेगा अर्ध वेतन अवकाश है उन अवकाशों का आज ही एडवांस में उनको छुट्टी देना एडवांस में उन अवकाशों का उपयोग करना ही अर्ध वेतन अवकाश है। अब आप समझ गए होंगे अर्ध वेतन अवकाश दोस्तों जो भविष्य में अर्जित करेगा उनका एडवांस में उपयोग करना ही क्या है अर्ध वेतन अवकाश है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये क्या कहता है देखना कोई खातों में अवकाश शेष नहीं हो तब मिलता है अदेय अवकाश। अर्ध वेतन अवकाश जो भविष्य में अर्जित करेगा उनका एडवांस में उपयोग करना ही अर्ध वेतन अवकाश है। ठीक है दोस्तों इसमें देखो ये क्या है इसमें क्या करता है संपूर्ण अदेय अवकाश
अदेय अवकाश दोस्तों 360 दिन। संपूर्ण सेवा काल में ले सकता है। दोस्तों अदेय अवकाश 360 दिन संपूर्ण सेवा काल में ले सकता है। एक बार में 90 दिन ले सकता है। और दोस्तों चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर या कहूं बीमारी के आधार पर दोस्तों एक बार में 180 दिन अदेय अवकाश ले सकता है। अब दोस्तों आपको अदेय अवकाश के बारे में अब आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी कैसे है। दोस्तों अदेय अवकाश जब खातों में कोई अन्य अवकाश शेष नहीं हो, ऐसी स्थिति में अदेय अवकाश मिलते हैं। अदेय अवकाश अर्ध वेतन अवकाश जो भविष्य में अर्जित करेगा उसके आधार पर मिलते हैं, यानी कि उनको ऊपर ही मिलते हैं, यानी कि उन्हीं का एडवांस में उन अवकाशों का उपयोग करने के संबंध में है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट ऑफिस में, और आपको दोस्तों महीने में 4 छुट्टियां मिलती हैं, या मान लीजिए आपको 6 महीने के अंतर्गत 15 छुट्टियां मिलती हैं। दोस्तों किसी प्राइवेट ऑफिस में, आप एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, प्राइवेट ऑफिस में आप काम करते हैं और आपको 6 महीने में 15 छुट्टियां मिलती हैं, और दोस्तों आपको 15 छुट्टियां मिलती हैं 6 महीने में, और हर महीने 2 छुट्टियां मिलती हैं। इस प्रकार से मतलब सॉरी कहने का मतलब दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों यहाँ पे लिख के समझा देता हूं मैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, आपको 12 छुट्टियां मिलती हैं। कितने दिन में? 6 माह में। और अब हर महीने आपको कितनी मिलती हैं दोस्तों? 2 छुट्टियां मिलती हैं। तो अवकाश मिलते हैं आपको हर महीने, लेकिन दोस्तों एक ही माह में, दोस्तों एक माह में, दोस्तों एक माह में आपको 15 दिन 10 दिन छुट्टियों की आवश्यकता हो गई। तो दोस्तों आप अगर ये कहते हैं कंपनी में जाके कि सर हमें आधे 10 दिन की छुट्टियां चाहिए, वो कहेंगे सर आपको तो एक महीने में हमारे यहाँ 2 छुट्टियां ही दे सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक ऑप्शन देता हूं कि आप एडवांस में छुट्टियां ले सकते हैं। यानी कि जो भविष्य में आपको 6 महीने के अंदर जो 12 छुट्टियां मिलती हैं, अगले 6 महीने में जो छुट्टियां मिलेंगी, उन छुट्टियों के आधार पर मैं आपको 10 दिन की छुट्टियां दे देता हूं। जब वो छुट्टियां आपको मिलेंगी वो काट ली जाएंगी, भविष्य की छुट्टियों में से घटा दी जाएंगी। यानी कि जो 12 मिलेंगी 6 महीने बाद तक, तो दोस्तों उसकी 6 आने वाले 6 महीने में 12 छुट्टियां मिलेंगी। 2 अवकाश तो इस महीने के हो गए, बचे हुए 8 अवकाश इसमें से कम कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगले अगले 6 माह में वो केवल 2 अवकाश ले पाएगा अगर अब अभी 10 छुट्टियां ले लेगा, क्योंकि वो छुट्टियां उनमें से काट दी गई। तो भविष्य की छुट्टियों के आधार पे जो अवकाश दिया जाता है वो अदेय अवकाश है। अर्ध वेतन अवकाश जो भविष्य में उसको मिलने वाले हैं वो अर्जित करेगा। अर्जित कर करके अगर इन अवकाशों की वो पूर्ति कर देगा, तो दोस्तों इस आधार पर ये अवकाश स्वीकृत किए जाते हैं। अब यह अवकाश अदेय अवकाश कितने दिन? 360 दिन के संपूर्ण सेवा काल में होते हैं। एक बार में 190 दिन ले सकता है। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर या बीमारी के आधार पर 180 दिन अदेय अवकाश ले सकता है। अब दोस्तों ये अदेय अवकाश किस आधार पर जारी किए जाएंगे ये मैंने आपको अभी बताया, वही लाइन लिख रहा हूं, भविष्य
दोस्तों भविष्य में उपार्जित अवकाश, जो अर्ध वेतन का अवकाश उपार्जित करेगा उसका अनुमान लगा के और उसके बराबर उसको क्या जारी किया जा सकते हैं, अदेय अवकाश जारी किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अधिकतम अदेय अवकाश 360 दिए जा सकते हैं, एक समय में 90 दिए जा सकते हैं, बीमारी के आधार पर 180 दिन दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कोई कर्मचारी है और उसको 60 वर्ष में आयु में रिटायरमेंट होगा। एक उदाहरण से और समझा रहा हूं, समझना। 60 वर्ष की आयु में क्या होगा, रिटायर होगा, यानी कि सेवानिवृत्त होगा। क्या होगा, सेवानिवृत्त होगा 60 वर्ष की आयु में। दोस्तों 59 वर्ष की आयु हो गई और उसके कोई अवकाश शेष नहीं है। अब उसको क्या है, अवकाश की आवश्यकता है। तो दोस्तों उसके पहले के ना तो अर्धवेतन अवकाश है, ना उपार्जित अवकाश है। मेडिकलों का उपयोग भी उसने, मेडिकल का तो केवल वो बीमारी के आधार पे ले सकता है, तो उसको कोई बीमारी तो है नहीं, तो वो मेडिकल बनवा नहीं सकता। हाँ, तो दोस्तों इस प्रकार से उसके किसी भी प्रकार के कोई अवकाश पहले से बाकी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब वो क्या करे, तो दोस्तों अर्धवेतन अवकाश भी उसके नहीं बचे। तो दोस्तों अब वो क्या करेगा, 1 वर्ष उसकी सेवा का बचा है, तो दोस्तों वो अदेय अवकाश उसको दिया जा सकता है। लेकिन अधिकतम ये व्यक्ति जो जिसकी 1 साल नौकरी का बचा है, उसको वो 1 साल में कितने अदेय अवकाश उपार्जित कर सकता है, दोस्तों 20 अवकाश मिलते हैं। तो वो तो दोस्तों अधिकतम 20 अवकाश ही उपार्जित कर सकता है, यानी कि 20 अवकाश उसको इस साल में मिलेंगे। 1 साल की नौकरी बची, इस दौर में उसको 20 अवकाश, अर्धवेतन अवकाश मिलेंगे। अर्धवेतन अवकाश इस काल में उसको 20 अवकाश मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में इस वर्ष के बीच में जब उसको आवश्यकता हुई, जब उसको इस पीरियड के बीच में अवकाशों की आवश्यकता हुई और साल भर में वो 20 अवकाश ही उपार्जित कर सकता है, तो दोस्तों अभी 59 ईयर की उसकी आयु है। और दोस्तों अब उसने मान लीजिए जिस वर्ष में वो 59 ईयर का चल रहा है, उस वर्ष से संबंधित सारे अवकाश यूज कर लिए। अब अगले वर्ष के, अभी इसी वर्ष में चल रहा है, अगले वर्ष के अवकाश तो जब वो अगले वर्ष में प्रवेश करेगा तब मिलेंगे। तो दोस्तों 20 उपार्जित अर्ध वेतन अवकाश वो अगले वर्ष के लिए मिलेंगे उसको। तो दोस्तों अदेय अवकाश इसी वर्ष में वो 59 वर्ष जब जो चल रहा है उसकी सेवा का, इसी वर्ष में अदेय अवकाश के रूप में वो कितने दिन अवकाश ले सकता है, 20 दिन का अवकाश ले सकता है। यानी कि भविष्य में जितने, क्योंकि वो भविष्य में 20 उपार्जित अवकाश उसको मिलेंगे, अगर उनको अर्जित कर सकता है। वो 20 दिन में से एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेगा तो ये अर्जित हो जाएंगे। तो 20 दिन के उपार्जित अवकाश अर्जित कर सकता है, तो अधिकतम अदेय अवकाश 20 दिन उसको देय होगा। तो इस प्रकार से ये अवकाश होते हैं। दोस्तों अब समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। फिर भी कोई डाउट रहे तो दोस्तों निसंकोच पूछा करें, निसंकोच क्वेश्चन करें दोस्तों, मुझे आपकी प्रॉब्लम्स सोल्व करने में आनंद आता है। दोस्तों अब अपन एक एक स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लें आज की क्लास का। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6। दोस्तों यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लिया, तो दोस्तों अब एक एक करके आज की क्लास के अपन नियम समझते हैं। दोस्तों नियम संख्या 111 तो अपना हटा दिया गया है, सिलेबस में नहीं, अब सेवा नियमों में ही नहीं है, सिलेबस में नहीं, सॉरी। नियम संख्या 112 अवकाश, अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की कुछ शर्तें दे रखी हैं। नियम नंबर 112 में 112 में शर्तें दे रखी हैं। तो दोस्तों अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकृति की खोज यानी कि अनुसंधान करने के लिए अध्ययन अवकाश दिया जाएगा। एक समय में 12 माह का देना उचित है।
अधिकतम 24 माह दिया जा सकता है। वो स्थिति पर निर्भर करेगा और सक्षम प्राधिकारी पर, लेकिन सामान्यतः एक समय में अध्ययन अवकाश कितना दिया जाएगा? 12 माह दिया जा सकता है। अधिकतम पूरे सेवा काल के अंतर्गत कितने दिन तक अध्ययन अवकाश ले सकता है? तो दोस्तों 24 माह ले सकता है। लेकिन दोस्तों इसका एक अपवाद है दोस्तों, जो चिकित्सक है दोस्तों एमबीबीएस डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है दोस्तों, जो और आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी है, जिसने आयुर्वेद का डॉक्टर है, वो आयुर्वेद का डॉक्टर और चिकित्सा अधिकारी है, वो पीजी करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, मेडिकल लाइन में स्नातकोत्तर करने के लिए, पीजी इन मेडिकल करने के लिए दोस्तों 36 माह तक स्वीकृत हो सकता है उसको, डॉक्टर को और आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 36 महीने तक पीजी करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 36 महीने तक अधिकतम का अवकाश यानी 3 वर्ष तक का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों ये क्या है? अपवाद है। अब दोस्तों देखिएगा आगे, अध्ययन अवकाश का उपयोग अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की शर्तें अपन ने 3 पॉइंट्स पढ़े, फिर उसका अपवाद देखा। अब इसके आगे अपन देखना, अध्ययन अवकाश का उपयोग अन्य अवकाश के साथ में किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों असाधारण अवकाश के अलावा अगर अन्य किसी अवकाश का अध्ययन अवकाश के साथ में उपयोग करता है, संयोजन में उपयोग करता है, तो दोस्तों अधिकतम 28 माह तक अनुपस्थित रह सकता है। यानी कि दोस्तों 24 माह तो अध्ययन अवकाश हुआ, प्लस 4 माह और वो अन्य अवकाशों का उपयोग कर सकता है, यानी कि एक समय में वो 28 माह तक अनुपस्थित रह सकता है। असाधारण अवकाश अगर नहीं लेता है, अन्य अवकाशों का उपयोग करता है, तब साधारण अवकाश लेता है तो उसके लिए तो कोई लिमिट नहीं है, अधिकतम 5 वर्ष तक सारे अवकाश जो ले सकता है उनको मिला करके, उसके बाद में असाधारण अवकाश लेकर के एक व्यक्ति अधिकतम 5 वर्ष तक सेवा से अनुपस्थित रहता है। इससे अधिक अनुपस्थित रहने पर उसको क्या कर दिया जाएगा? बर्खास्त कर दिया जाएगा, नौकरी चली जाएगी। अब दोस्तों ये बता दिया मैंने कि कितने दिन 28 माह तक अनुपस्थित रह सकता है अधिकतम अध्ययन अवकाश के साथ अन्य अवकाशों का उपयोग करते हुए, असाधारण अवकाश को छोड़कर। अब ये हुआ आगे नियम संख्या 113। ये क्या कहता है? अवकाशों के साथ अध्ययन अवकाश। दोस्तों अध्ययन अवकाश ये कहता है कि अध्ययन अवकाशों का उपयोग ऐसे समय पर अध्ययन अवकाश लेना चाहिए ताकि उसके पास अन्य अवकाश शेष हो। मान लीजिए 24 माह का अध्ययन अवकाश ले लिया किसी व्यक्ति ने, और वो जिस कोर्स को करने गया वहां पे एग्जाम क्या हो गए? डिले हो गए, एग्जाम क्या हो गया? लेट हो गया किसी कारणवश। जो तो एग्जाम लेट हो गए, उसको 3 माह बाद वो कोर्स पूरा हुआ, उसका 3 माह अतिरिक्त लग गए उस कोर्स को उसको पूरा करने में, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में उसके पास अध्ययन अवकाश समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए ये नियम ये व्यवस्था करता है कि अध्ययन अवकाश के साथ में उसके अन्य उपार्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश आदि शेष हो। ऐसी स्थिति में अध्ययन अवकाश पर पाठ्यक्रम ताकि वो पूरा कर सके अध्ययन अवकाश व अन्य अवकाशों को मिला करके, ऐसे समय पर उसको अध्ययन अवकाश पर जाना चाहिए। और अगला है नियम संख्या 114, अध्ययन अवकाश कम पड़ जाए। यदि दोस्तों अध्ययन अवधि तो मान लीजिए किसी का अध्ययन का अवकाश 14 माह है, मेडिकल के मामले में डॉक्टर है, पीजी करना चाहता है तो 36 माह है, और उसका कोर्स पूरा हो रहा है 38 माह में, अध्ययन अवकाश क्या पड़ जाए? कम पड़ जाए, तो वो क्या करेगा? साधारण अन्य अवकाशों के लिए आवेदन करेगा। अध्ययन अवकाश स्वीकृत निश्चित अवधि के लिए होते हैं। बाद में उसको ये बाद में पता चलना चाहिए कि पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पा रहा है, लेट हो गए किसी कारणवश उसके एग्जाम और उसकी इंटर्नशिप वगैरह कुछ डिले
डिले हो गई तो दोस्तों ऐसी स्थिति में वो साधारण अवकाश के लिए आवेदन करेगा और सक्षम प्राधिकारी अगर उसके आवेदन को अस्वीकृत कर देगा तो दोस्तों पाठ्यक्रम के बीच में ही उसको वापस आना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। अध्ययन अवकाश कम पड़ जाते हैं और दोस्तों वो साधारण अगर उसको स्वीकृत कर देता है, साधारण अवकाश अध्ययन अवकाशों के अलावा जाने से पहले जो लेके गया था वो कम पड़ गए, वहां पे जाने के बाद और स्वीकृत कर देता है तो पाठ्यक्रम में बीच में छोड़ के आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अन्यथा छोड़ के आना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अवकाश अधिकार नहीं है, अध्ययन के लिए अवकाश अधिकार नहीं है, किसी भी चीज के लिए अवकाश अधिकार नहीं है दोस्तों। जब भी जरूरत पड़ेगी तो वापस बुलाया जा सकता है, चाहे आपका अध्ययन बीच में छूटे। दोस्तों नियम संख्या 115 अध्ययन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र कैसे दिया जाएगा और किसको दिया जाएगा। मुख्य लेखा अधिकारी, अगर मुख्य लेखा अधिकारी नहीं है ऑफिस में तो वरिष्ठ लेखा अधिकारी को, वरिष्ठ लेखा अधिकारी भी नहीं है तो लेखा अधिकारी के पास में सक्षम प्राधिकारी के अवकाश की स्वीकृति का प्रार्थना पत्र, प्रमाण पत्र। दोस्तों पहले तो क्या करेंगे, अवकाश स्वीकर्ता प्राधिकारी से अवकाश की स्वीकृति लेंगे, फिर उस प्रार्थना पत्र के साथ में लगा करके उस स्वीकृति के प्रमाण पत्र को और फिर मुख्य लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें पूरा विवरण लिखा जाएगा कि अध्ययन अवकाश के लिए मैं कितने माह के लिए जाऊंगा, कब परीक्षा होगी, कितना समय लगेगा, कहाँ पर जाऊंगा, वो सारा विवरण उसमें लिखना होगा। फिर स्वीकृति मिलने से पूर्व पाठ्यक्रम पर कोई खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वीकृति हो सकता है ना भी मिले। दोस्तों ये आपका अधिकार नहीं है, अवकाश लेना, अध्ययन अवकाश लेना भी आपका अधिकार नहीं है। आपको हो सकता है स्वीकृति नहीं भी मिले और मिल भी जाए, तो दोस्तों ये स्वीकृति के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। लेकिन नियम संख्या 16 के मामले को छोड़कर, नियम संख्या 116 के मामले को छोड़ करके ये अध्ययन अवकाश के लिए जो प्रार्थना पत्र का दे रखा है नियम, ये 16 को छोड़ करके अब आप नियम संख्या 16 अपन आगे देखेंगे क्या कहता है। यूरोप और अमेरिका कोई घूमने गया, यूरोप के किसी देश में और अमेरिका कोई घूमने गया, मान लीजिए घूमने गया, 3 माह के लिए अवकाश लेके गया, माह के लिए किसी भी कारण से कोई कर्मचारी साधारण अवकाश लेके गया और पाठ्यक्रम वहां जाके उसके दिमाग में आया 3 माह का कोई पाठ्यक्रम है और वो उसकी नौकरी के लिए कोई डॉक्टरी का 3 महीने का कोई कोर्स है या डिप्लोमा है और वो उसके डॉक्टरी के प्रोफेशन में डॉक्टर है तो काम आ सकता है, यानी जिस पद पे वो है उस पद के लिए वो काम आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम पूरा करना चाहता है तो दोस्तों वो वहाँ पे 3 महीने का, जब ये लेना उपयोग करना 4 महीने का है मान लो या 3 महीने का है तो उपयोग करना चाहता है तो पूर्ण विवरण भेजेगा, वो पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत करेगा सक्षम प्राधिकारी के पास एप्लीकेशन अध्ययन अवकाश में स्वीकृत कराने के लिए, यानी कि उसने जो अवकाश लिया था 3 महीने का उसको अध्ययन अवकाश में परिवर्तित करवाने के लिए। परिवर्तन करवाने के लिए अध्ययन अवकाश में उस 3 महीने के अवकाश को 3 माह का वो डिप्लोमा कर रहा है, अध्ययन अवकाश में परिवर्तन कराने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। अगर स्वीकृत हो जाएगा तो उसके अध्ययन अवकाश में परिवर्तित हो जाएगा, अन्यथा उसने जो अवकाश ले रखे अन्य अवकाश, वही अवकाश उसके खाते से कटेंगे। तो दोस्तों ये हो गया नियम संख्या 116। आपको समझ में आ गए होंगे यहाँ तक के नियम, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों। अदेय अवकाश भी आपको मैंने समझा दिया। और दोस्तों कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछने में मेरे को कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। आपको जितने भी जब भी डाउट हो तो दोस्तों निसंकोच होके पूछते रहें। और राजस्थान सेवा नियम की मैं यात्रा को जल्दी समाप्त करूंगा। आज अपन नियम संख्या 116 पर पहुंच गए हैं, लगातार 124 तक 26 तक चलना है अपने को। फिर उसके बाद में अपन को कुछ नियम छोड़ के 141 से प्रारंभ करके और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर बीच में कुछ कुछ नियम छोड़ रखे हैं, है नहीं अपने सिलेबस में, फिर उसके आधार पे अपन नियम संख्या 64-65 तक जाना है अपने को। तो दोस्तों धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।